अच्छा, ये सारे बच्चे आप एंट्री कर लिए हैं ना, तो रोड पे भीड़ कम हो गई है। हाँ, कुछ देर में बहुत ज़्यादा होता है। बीच में बहुत ज़्यादा होगा। आप लोग इसमें कोई कॉल कर रहे हैं? कल टेस्ट में तो बहुत गड़बड़ा गया हमारा, कुछ ज़्यादा कहीं नहीं कर पाए। क्या बेटा? लेंस फार्मूला एक/b माइनस एक/u बराबर एक/u। अच्छा, कहाँ थे आप लोग बेटा 2-3 दिन? छुट्टियाँ क्यों मना रहे थे? तो घर गए? मम्मी कही बेटा 2-4 महीना रह ले तब जाना। हाँ, दुबली हो गई, थोड़ा खा पी के मोटे हो जाओ। क्यों हैं? इलाहाबाद गंगा में स्नान करने? हाँ। अच्छा, पापा का इलाहाबाद रहते हैं कि दिखाने गए थे? अच्छा, किस हॉस्पिटल में? कौन सा? अरे गए होगे तो बोर्ड वोर्ड लगा रहा होगा ना। अच्छा, भैया के पास गए थे। चलिए, आप लोग सैटरडे परसों कहाँ थे? नानी की तबीयत खराब, तो आप ही जाते हो क्या नानी के यहाँ? तो आप नहीं आते तो भी गायब हो जाती है। आई थी? अच्छा, आधे टाइम बाद। रेगुलर रहा करो बेटा, ठीक। आप दो देवियाँ? अरे शादी में तुम गई थी, वो भी गई थी क्या? अच्छा, वो इसलिए तुम बोल दी तुम तबीयत खराब कर लेना, हम शादी में खा के आते हैं तब तक। हैं अभी भी है? तो कैसे ले आए उसको पकड़ के? हाँ, वो जब तुम आती ही नहीं हो, या तो वो नहीं आती तुम गायब, वो नहीं आती, मतलब कोई ना कोई एक साथ में दोनों गायब होते हो, है ना। चलिए, यही दो हैं जो रेगुलर रहते हैं, है ना। ये भी कभी कभी एक आध दिन है। हम भी सर हाँ, तो रेगुलर रहते ही हैं। एक दिन अब भी गायब थे। चलो, चलिए बेटा, आपका हो गया था लेंस फार्मूला, आपका हो गया था, बता दिया गया था ना, ठीक। इमेज, हाँ बेटा, कॉन्वेक्स के लिए बताया था, काम के पूजा अपने हाथ करके लाइएगा। हो गया था। हाँ, कुछ वर्क भी दिया गया था आपको करके लाने के लिए। अच्छा, फोकल लेंथ ऑफ डिफरेंट लेंसेज के लिए आपको बाई कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए कराया था, प्लेनो कॉनकेव और बाई कॉनकेव के लिए आपको करना था, ठीक। हो गया था। सेम कंडीशन, साइन केवल अपोजिट। चलिए, ठीक। लास्ट लेक्चर में आपने लेंस फार्मूला तक पढ़ लिया था बेटा। लेंस फार्मूला हो गया था। मैग्नीफिकेशन हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था, ठीक। यहाँ भी लिख लीजिएगा, मैग्नीफिकेशन बेसिक रिलेशन वही है, रेशियो ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। बट रिलेशन जब आपको उसी को क्या करते हैं, फोकस वगैरह टर्म में कर लेंगे तो वो फिर चेंज हो जाता है। तो लिखेंगे मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन, ठीक है। द रेशियो ऑफ साइज ऑफ image to the size of object, ratio of size of image to the size of object is called magnification,
उसी को टर्म देते हैं मैग्नीफिकेशन। ठीक, अभी क्या है बेटा? चले तो उसे क्या कहते हैं बेटा आप? मैग्नीफिकेशन कहते हैं। ठीक, तो नीचे लिखेंगे। अब इसको सब डिवाइड कर लेते हैं जैसे वहाँ पे किया गया था बेटा। यहाँ पे एक ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल एंड एरियल। ठीक, तो पहले लिखेंगे ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। देख, ट्रांसवर्स डायरेक्शन हो गया बेटा अगर ऑब्जेक्ट को आप प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलरली रखे हुए हैं। कैसे? प्रिंसिपल एक्सिस से अगर आप परपेंडिकुलरली रखे हुए ऑब्जेक्ट को, तो उस कंडीशन में जो मैग्नीफिकेशन होगा उसे टर्म देंगे क्या? ट्रांसवर्स, यानी आई बाई ओ व्हेन ऑब्जेक्ट इज पुट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हम लोग पुट करते हैं, उस कंडीशन में क्या कहते हैं? जो मैग्नीफिकेशन होगा साइज ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट का रेशियो होगा उसे ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन कहते हैं। ठीक, तो लिख लीजिएगा। बेसिकली साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के पास साइज ऑफ इमेज के पास साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एम इक्वल टू लिखेंगे बेटा ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन जब लिखेंगे ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन एम इक्वल टू लिखेंगे बेटा आई बाई ओ इक्वल टू वी बाई यू। ठीक, इक्वल टू एफ अपॉन। देखो जब हम लोग फोकल लेंथ और इमेज और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के टर्म में लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के टर्म मिलेंगे तो एफ अपॉन एफ प्लस यू, और जब इमेज के डिस्टेंस के टर्म मिलेंगे एफ माइनस बी अपॉन एफ। ठीक, तो उस कंडीशन में आएगा एफ अपॉन एफ प्लस कितना यू, और यही इक्वल टू एफ माइनस बी अपॉन एफ। इसे जो है ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। एंड फार्मूला यूज करते समय बेटा जब डाटा निकालेंगे तो साइन कन्वेंशन को आप कंसीडर करेंगे। मतलब जो साइन होगा उसे आप पुट करके क्या करेंगे? वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय साइन को आप कंसीडर करेंगे। अब देखो वहाँ मिरर और इसमें डिफरेंस क्या हुआ? मिरर में हम लोग लिखते थे v इक्वल टू आई एम इक्वल टू आई बाई यू इक्वल टू माइनस वी बाई यू लेते थे। यहाँ पे क्या है? v बाई यू। जैसे वहाँ लेंस वहाँ पे मिरर फार्मूला पड़ा था 1 बाई वी प्लस 1 बाई इक्वल टू 1 बाई एफ। लेंस फार्मूला पड़ा 1 बाई वी माइनस 1 बाई इक्वल टू 1 बाई एफ। तो साइन वही हमारा खाली चेंज होता, बाकी वही है बेटा। ठीक, तो इससे क्या लेते हैं हम लोग? कौन सा मैग्नीफिकेशन? ट्रांसवर्स कहते हैं। ठीक, जब ऑब्जेक्ट को किसके परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस रखा जाता है। अगर ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा है तो साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वो आपको जो प्रोवाइड करेगा उसे ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन कहेंगे। दूसरा लिखिएगा लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन यहाँ पे जब लेते हैं बेटा अगर ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही रखा गया है, इफ ऑब्जेक्ट इज पुट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पुट करते हैं उस केस में जो आपका इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज का रेशियो होगा उसे कहेंगे आप कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन कहेंगे। तो लिखिएगा लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन एम इक्वल टू, यहाँ पे बेसिक हमेशा रिलेशन वही रहेगा, लेकिन कंडीशन क्या होगा जब देंगे यहाँ पे, तो जब हम लोग ने अलाउंड द एक्सिस रखेंगे, अगर अलाउंड द एक्सिस आपको ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, अब अलाउंड द एक्सिस रखेंगे तो उस केस में डिस्टेंस दोनों एंड से, ठीक, मान लो इसे u1 ले लिया और इधर की डिस्टेंस कितना ले लिया u2, इमेज जो भी बनना है सपोज दैट हमने यहाँ पे एक जगह बना लिया, इधर की डिस्टेंस क्या हो जाएगी v1 और दूसरी साइड की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी v2। तो डिस्टेंस हमारी जो हो रही है वो क्या हो रही है, अब अलाउंड द एक्सिस है तो उस कंडीशन में दोनों साइड का डिस्टेंस का डिफरेंस जो होगा वो लेंथ कहलाएगा। जैसे ऑब्जेक्ट की लेंथ निकाल रहा हूँ बेटा, तो u2 माइनस u1 की जो वैल्यू होगी वही लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, और जब इमेज की लेंथ आपको निकालना है तो v2 माइनस v1 का जो डिफरेंस होगा वो साइज आपका इमेज हो जाएगा। m इक्वल टू आई बाई यू है तो b बाई यू होता है, तो v2 माइनस v1 अपान कितना u2 माइनस क्या हो जाएगा u1 हो जाएगा, होगा ना, v2 माइनस v1 अपान u2 माइनस u1, ये हो गया साइज ऑफ द इमेज अपान साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। और वहाँ पे भी हम लोगों ने लिखा था अगर ऑब्जेक्ट की साइज वेरी स्मॉल होती है, मिरर के केस में लिखा गया था अगर ऑब्जेक्ट की साइज कैसी है आपकी वेरी स्मॉल हो तो कंडीशन क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट की साइज वेरी स्मॉल, इमेज बहुत बड़ा होता है, फार्मूला क्या बनेगा,
फार्मूला वहाँ पे रिफॉर्म होके हम लोग ने लिखा था, लिख लीजिए, नोट कर लिए हैं तो बेटा। देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ वेरी स्मॉल, अगर ऑब्जेक्ट की साइज बहुत छोटी होती है, ठीक, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ वेरी स्मॉल, नीचे लिखिए m इक्वल टू dv अपॉन du, m इक्वल टू dv अपॉन क्या होगा, du हो जाएगा। अगर ये तब कंडीशन अप्लाई होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल कहने का मतलब ये हो गया बेटा, इस दोनों का डिफरेंस क्या हो, बहुत कम हो, ठीक। तो उस कंडीशन में आएगा m की वैल्यू हम लिखेंगे dv अपॉन du, ये इक्वल टू होता है v स्क्वायर बाई u स्क्वायर या v बाई u का होल स्क्वायर कह लेते हैं, v बाई u का क्या होल स्क्वायर। और ये वैल्यू होगा जब हम लोग मैग्नीफाइंग पावर फोकल लेंथ के टर्म में लेंगे, f अपॉन f माइनस u का होल स्क्वायर, f अपॉन f माइनस u का होल स्क्वायर, और इक्वल टू होगा f माइनस v अपॉन f का क्या होल स्क्वायर। तो ये चीज़ आपका होता है, यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्या होगा मैग्नीफिकेशन, इसके बेस पर रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, हो जाएगा। जी सर। इस बार यूपीएन में यूपीपी का सेंटर नहीं लिए, लेंस के लिए अलग है, कोर्स के लिए अलग नहीं, यही कंडीशन वहाँ भी था, मिरर में भी आपने यही लिखा था, ठीक। मिरर में भी क्या साइन केवल जब बी बाई यू किया था तो वहाँ माइनस बी बाई यू होता था, यहाँ पे बी बाई यू है बस, बाकी सिचुएशन सेम है। सर जी, ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडनल तो समझ में आ रहा है, इधर वाला, और ट्रांसफर मतलब ये अलोंग द एक्सिस ऑब्जेक्ट को अगर लेंस से हम ऐसे रखा गया तो वैसे रखोगे तो इस इंड का जो डिस्टेंस होगा ये अलग होगा, और इस इंड की दूरी क्या होगी, यहाँ से अलग होगी। इसका जो इमेज जहाँ भी बनेगा, छोटा बने बड़ा बने जो भी बनता है, तो जो इमेज बना है उसकी भी डिस्टेंस दोनों इंड से कैसी होगी, अलग अलग होगी। तो जब हम बेसिक रिलेशन लिखते हैं इक्वल टू आई बाई यू इक्वल टू वी टू, यानी उस इंड का दूरी माइनस क्या क्लोजर इंड का डिस्टेंस अपन ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए फादर इंड का डिस्टेंस अपन माइनस क्या क्लोजर इंड का डिस्टेंस, उन दोनों का डिफरेंस होगा, वो साइज ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट दिखाएगा। जी सर, ठीक। और जब यहाँ से फॉर्मुलेट करते हैं तो वही कंडीशन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे एरियल मैग्नीफिकेशन। एरियल मैग्नीफिकेशन बेटा, एरियल का मैग्नीफिकेशन का हम लोग कंसीडर करते हैं जब टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो आपका, कैसा ऑब्जेक्ट टू डायमेंशनल। अगर आपका ऑब्जेक्ट टू डायमेंशनल है उस केस में जो मैग्नीफिकेशन होगा उसे हम लोग नाम देते हैं एरियल मैग्नीफिकेशन। क्या बोलेंगे उसे, एरियल मैग्नीफिकेशन। तो एरियल मैग्नीफिकेशन आर दैट मैग्नीफिकेशन, ठीक है, इन विच ऑब्जेक्ट विल बी क्या टू डायमेंशनल, मतलब टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को अगर ऑब्जेक्ट रखते हो आप मिरर के सामने या लेंस के सामने, तो उसका जो इमेज की साइज होगी और ऑब्जेक्ट की जो साइज होगी उसके रेशियो को हम लोग क्या लेंगे, क्या एरियल मैग्नीफिकेशन। क्योंकि एरिया में वहाँ पे चेंजेस हो रही है, यहाँ तो लेंथ में चेंज हो रहा है, वहाँ पे एरिया आपका चेंज होगा। तो लिख लीजिएगा, एक लाइन लिखा दें, लिख लो, इट इज़ द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर टू डायमेंशनल बॉडी का दो या ऑब्जेक्ट का दो, टू डायमेंशनल बॉडीज, जो भी बॉडी है वो कैसा है आपका टू डायमेंशनल। इसी को एरिया ऑफ इमेज टू द एरिया ऑफ क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। आगे कर लो, आर रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द इमेज टू द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द इमेज टू द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ द इमेज टू द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। टू द का मतलब बटा, हाँ बटा। कितने लोग टेस्ट में पार्टिसिपेट किए थे, हाथ उठाओ। पार्टिसिपेंट तो सब लोग थे, बड़ी अच्छी बात है। पेपर है कोई, एक पेज गायब हो गया, ठीक है लास्ट आपके पास।
मतलब 183 जोड़े थे, 184 पाए। हैं 183 जोड़े थे, 184 पाए। इतना कम का है सर? वो सर जी इस बार पता नहीं गड़बड़ा गया। कल हमको ग्रेविटेशन का फार्मूला नहीं याद हो रहा था, याद कर रहे थे, याद ही नहीं आ रहा था। ऐसा ना करो भैया। कितना है? 655। 655। चलो बढ़िया है यार, और मेंटेन करिए। यूनिट टेस्ट है ना? यूनिट टेस्ट और कंबाइंड होल सिलेबस टेस्ट में 100 मार्क्स के वेरिएशन आते हैं। अगर उसी रेशियो में हर चैप्टर आपका प्रिपेयर है तो ठीक। जैसे यूनिट टेस्ट आप दे रहे हो तो जो आपको टेस्ट मार्क्स आ रहे हैं यूनिट टेस्ट में, ठीक, अगर उसी रेशियो में आपके सारे चैप्टर्स बैलेंस हैं तब भी आप मान के चलिए लगभग क्या 100 मार्क्स के 50 to 100 मार्क्स का वेरिएशन आता है, ठीक। तो इस चीज़ में इतना करिए कि अभी वैल्यूज़ क्या करें, बढ़े, ठीक। कितना आया मिला लीजिए, लेकिन फिलहाल बढ़ाइए वैल्यूज़, ठीक है, नंबर बढ़ाइए, ठीक। चलो देखो ये हो गया, यहाँ से निकाल लिया बेटा एरियल। तो एरियल में जब लिखेंगे बेटा तो एम इक्वल टू क्या होगा, AI/A हो। हम चलिए 2 मिनट में सब कुछ भूल जाते हैं, अभी बताएं 2 मिनट में भूल जाते हैं जल्दी जल्दी। पहले तो आप देर तक भूलते थे, अब जल्दी जल्दी भूलते हैं। पहले देर भूलते थे, अब जल्दी जल्दी भूलते हैं। ऐसा उल्टा कर ले, जल्दी याद कर लिया है ना? नहीं सर 2-3 साल पहले बात है। तब सब एक दिन पढ़ के हम 2-4 दिन तक याद रहता था। अब तो आज पढ़े आज मन से नहीं पढ़ते हैं, उसका मतलब क्या सर? मन से नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हमेशा ग्रैस्पिंग पावर बढ़ता है। क्या होता है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे आपके हिंदी के अंदर समझदारी, समझने की क्षमता बढ़ती जाती है। मतलब ये चीज़ें हम क्या 6 के बच्चे को पढ़ाएं तो उसको पढ़ने नहीं पड़ेगा, ठीक, क्योंकि उसकी अभी कैपेसिटी क्या है, कम है। आपकी कैपेसिटी उस लेवल की हो चुकी है, ठीक। तो इसका मतलब या तो एक ही टाइप का कई चीज़ सोचते हो, पढ़ रहे फिजिक्स सोच रहे हिस्ट्री, ठीक, तो ऐसी दिक्कत आती है। या तो फिर क्या आप मन नहीं लगा रहे हो, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर करिए और घर पे जाके क्वेश्चन कीजिए, ठीक। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप क्वेश्चन जितने ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। एक्यूरेसी टेस्ट हुआ है, मतलब 70% क्वेश्चन मुझे ऐसे मतलब पढ़ के लगाया सर। हाँ, तो आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो वो चीज़ें, क्योंकि आज के डेट में जो पेपर बहुत अब डीप में नहीं जा, बहुत टफ नहीं बन रहे हैं। जो एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हुआ है ना इधर, ये जब से NCERT बेस कर दिया तब से अब पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं बना। पहले के पेपर जो होते थे वो डीप में बनाए जाते थे, अभी सुपरफिशियल बनाए जाते हैं। बट आपको फुल सिलेबस पे कमांड होना चाहिए, ठीक। तो वो चीज़ें बहुत अब टेढ़ा नहीं बनता है, बनते हैं कुछ क्वेश्चन तो कंपटीशन है तो रहेगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सारे के सारे वैसे ही रहते हैं। बट क्या पढ़ने वाले पहले नहीं थे, पहले कभी फुल मार्क्स आता था? क्यों आ रहा है? क्योंकि अब लेवल, पेपर का लेवल जो है ना वो डाउन हुआ है बेटा। पहले बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता था, अब वो चीज़ें को रिड्यूस, मतलब ही नहीं है क्या मतलब उतना करने के लिए। अभी क्या है, आपको जो पढ़ाए, अभी हम ही लोग जो पढ़ा रहे हैं, इससे 10 साल पहले जब पढ़ाया जाता ना बहुत डीप में पढ़ाया जाता था। रीज़न क्या था, उस समय डीप में जाके पूछते थे, अभी डीप में पूछते ही नहीं यार, कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो वो चीज़ें आपकी जो होती, पैटर्न बदला है। मेरिट ज़्यादा जाने का रीज़न यही, ऐसा नहीं पहले वाले इससे कम पढ़ने वाले नहीं थे ना, तो कम मेहनत करते थे, इससे कई गुना ज़्यादा पहले मेहनत करने वाले बच्चे होते थे, ठीक। बट कंडीशन यही होती थी कि वहाँ पे लेवल जब डीप में रहता था तो मेरिट कम जाती थी, ठीक। और इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, पढ़ने वाले कम लोग हुआ करते थे, ठीक। तो वो चीज़ें हैं। चलो देखो एरियल मैग्नीफिकेशन जब लिखेंगे ये से दिखा दे रहे हैं, एम की जो वैल्यू होगी, ठीक। ये यहाँ पे भी क्या AI/क्या A हो, इमेज की एरिया अपान ऑब्जेक्ट के एरिया के बराबर होता है। अब देखो जब 2 डायमेंशनल लेते हैं सर, ठीक, तो उसके इसमें लेंथ और विड्थ दोनों होगा ना। हम लोग जब लीनियर लिया था तो केवल लंबाई होती थी, यहाँ लंबाई और चौड़ाई दोनों में इंक्रीजमेंट होगा, जो भी इंक्रीजमेंट यानी चेंज दोनों में आएंगे। तो एक साइड से जितना चेंज आएगा उतना साइड दूसरे साइड से भी चेंज आएगा। तो मैग्नीफिकेशन जो होता है, एरियल मैग्नीफिकेशन वहाँ भी बताया गया था, लीनियर मैग्नीफिकेशन के स्क्वायर के बराबर होता है। क्योंकि ये 2D है और वो क्या होता था, लीनियर वाले में 1D होता था। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी यही m² के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। दिस इज आल्सो इक्वल टू m²। और m की वैल्यू जो हम लोगों ने वहाँ निकाला था, एक रिलेशन आया था f/क्या f + u का होल स्क्वायर या f - b/f का क्या
होल स्क्वायर करते थे, तो उसके बेस पे करेंगे तो यहाँ पर पान एफ प्लस यू का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर के बराबर हो जाता है। इसी को अगर हम रिलेट करेंगे, आप ऐसे दे दो या तो आप लिख लीजिए या तो पान एफ, एक मिनट, ये यहाँ पर प्लस था बेटा, कहीं मिसिंग हो गई, यानी कि तो ये मिसिंग है, एफ प्लस यू है, ठीक, ये पान एफ प्लस यू का क्या होल स्क्वायर के बराबर हो जाता है। ये एरिया मैग्निफिकेशन हम इसके बेस पे निकाल लेते हैं, ठीक। ए ओ है एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, ए आई है बेटा एरिया ऑफ द इमेज, ठीक, समझे। आगे लिखेंगे, नेक्स्ट बोले रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज स्पीड, रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज स्पीड। ऑब्जेक्ट एंड इमेज स्पीड, जो लेंस से ऑब्जेक्ट और इमेज के स्पीड होगा, कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं। आपको थोड़ा बहुत बोला गया था बेटा कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है, इनफाइनाइट से ऑब्जेक्ट जब तक 2f तक आता है, ठीक, उतने टाइम में इमेज उसका f से 2f तक शिफ्ट होता है। यानी इनिशियली हमारा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा होती थी, इमेज की क्या होती थी, कम होती थी। फाइनली इमेज की ज़्यादा हो जाती है और ऑब्जेक्ट की क्या होती है, कम होती है। यानी कि जो स्पीड आपकी ऑब्जेक्ट और इमेज की है, दोनों हमेशा कॉन्स्टेंट नहीं रहती, ठीक। अगर ऑब्जेक्ट मान लो कॉन्स्टेंट रेट से वेरी करा तो उसका इमेज की वेलोसिटी क्या करेगी, चेंज होगी। मान लो इनफाइनाइट से ऑब्जेक्ट को कॉन्स्टेंट रेट से आप ले आ रहे हो, तो उसके रिस्पेक्ट में इमेज की वेलोसिटी जो होगी वो टाइम टू टाइम क्या करेगा, चेंज होगा। पहले इमेज की वेलोसिटी कम होगी, मच क्या लेसर दैन द ऑब्जेक्ट, और बाद में जो होगा मच ग्रेटर दैन द क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो लिख लीजिएगा, हाँ बेटा, स्पीड बढ़ती है। आप इमेज फॉर्मेशन में पढ़ाया था तो आप थे कि नहीं थे उस दिन? 5 लाख थे उसके पहले आते। अभी जो इमेज फॉर्मेशन आपको बताया है बाई लेंस, पिछले लेक्चर में थे आप? पिछले नहीं थे। और जब मिरर बताया था, कान के मिरर से इमेज फॉर्मेशन, तब थे ना। तो आप याद करिए कि जब आप ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखते थे उस समय इमेज कहाँ बनता था, एफ पे बनता था। और जब इनफाइनाइट से मूव करा के ऑब्जेक्ट को 2f तक लाते थे, जितने टाइम में ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से 2f तक शिफ्ट होता था बेटा, उतने टाइम में इमेज जो उसका होता था f से 2f तक जाता था। मतलब इनफाइनाइट से चल के वो कहाँ आया, 2f तक, उतने टाइम में केवल f से शिफ्ट होकर इमेज कहाँ गया, 2f। तो इमेज की स्पीड क्या होगी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, ज़्यादा कि कम, इमेज की साहब। अरे ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से चला और आप तक आया, यानी कि 2f तक आया, और इमेज जब अगल से 2f से शिफ्ट होकर कहाँ पहुँच गया, 2f। तो तेजस कौन चला, ऑब्जेक्ट चला, वो बहुत तेज चला इमेज के रिस्पेक्ट में। जब ऑब्जेक्ट को 2f से फिर देखो अंदर ले आए थे आप f तक, उतने टाइम में उसका इमेज फिर से कहाँ से 2f से इनफाइनाइट पे पहुँच गया था। इसका मतलब बाद में कौन तेज चल रहा है, इमेज चल रहा है, तो बाद में इमेज की स्पीड ज़्यादा हो जाती है, ठीक, समझे। लिखिएगा, इफ एन ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट को हम कांस्टेंट स्पीड से मूव कराते हैं तो बेटा, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूव विथ कांस्टेंट स्पीड, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूव विथ कांस्टेंट स्पीड vo, if an object is moving with constant speed vo towards a convex lens, from infinity to focus, कहाँ से, इनफाइनाइट से फोकस तक, फ्रॉम इन्फिनिटी टू फोकस, towards a convex lens from infinity to focus, its image will move slower in beginning, slower मतलब धीरे धीरे, slower in beginning, starting में, slower in beginning and in beginning मतलब जब स्टार्ट होगा तो पहले इमेज की वेलोसिटी जो होगी बहुत कम होगी स्टार्टिंग में, बिगनिंग, एंड देन
एंड देन फास्टर, उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा? Faster. फास्ट हो जाता है, एंड देन फास्टर। ठीक है, स्टार्टिंग में स्लो रहेगा, बाद में इमेज की स्पीड क्या होती है? फास्ट हो जाती है। रीजन आपका इमेज फॉर्मेशन से समझ लीजिए। ठीक, तो ये कंडीशन अब हम लोग रिलेट कैसे करते हैं? ठीक, लिखिएगा द वेलोसिटी ऑफ object and image, the velocity of object and image are related as velocity of object and image are related as ऑब्जेक्ट और इमेज की जो वेलोसिटी को हम लोग रिलेट जब करते हैं बेटा, ऐसे सोच लो हमारे देश खासकर यूपी वगैरह में गवर्नमेंट जॉब के लिए लोग कितना क्या करते हैं? परेशान। 60,000 वैकेंसी, 50 लोग अप्लीके 50 लाख अप्लीकेंट, है ना? मतलब 50,000 वैकेंसी और 50 लाख अप्लीकेंट। ठीक है, ऑन एवरेज 1000 पे 1 लाख पर सीट 100 कैंडिडेट, है ना? तो ये तो रेशियो है, और एक 100 लोग पे एक। ठीक है, वो भी किसके लिए? पुलिस की वैकेंसी। बहुत दिन बाद निकला है निकल जाते इतने लोग कैसे होते हैं? अब तो मनाइए कि कोर्ट कचहरी ना हो, जो है जितने लोग कम से कम होंगे वो लोग निकल जाए, है ना? बेटा कई चीज़ें होती हैं, कितनी बात करें, उसमें कई फैक्टर्स होते हैं। हमेशा सर पेपर होता है। अगर हम मतलब मान लो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं, आप लोग हैं, और आप लोग पढ़ने से ज़्यादा दिमाग खाली चीटिंग पे लगाएंगे तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं होगा ही। अब गवर्नमेंट अब मान लीजिए इस बार कैंसिल करवा देती है, मान लो कहीं से इन केस हुआ नहीं हुआ, ठीक है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन राइट इन्फॉर्मेशन कैंसिल करवा दे, क्या बात अगली बार श्योर है कि वो नहीं होगा? ठीक, इसमें करता कौन है? हमारे ही समाज के लोग तो कर रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट की क्या गलती कही जाए? हाँ, जैसे होता क्या ना बेटा, एक होता है कि हम केवल उसी पर लगे हमें करना है, मतलब मूर्खों को क्या कहा जाए, 10-10 लाख रुपए क्या कांस्टेबल की किसके लिए? चीटिंग के लिए लोगों ने जो न्यूज़ आ रही दिया है। अगर ईमानदारी से ज़िंदगी भर कमा लें, ईमानदारी से कह रहे हैं, ज़िंदगी भर कमा लें तो 10 लाख बचा नहीं पाएंगे वो। ठीक, बात अलग है, 10 लाख देगा तो रोज़ चोरी करेगा। ठीक, तो पहले मतलब सिलेक्शन होने से पहले वो चोर तो बन चुका है भाई। 10 लाख दिया तो वो क्या करेगा? ईमानदारी से कमा पाएगा क्या? पता है प्यून की वैकेंसी निकलती है, 10 लाख लोग जाके प्यून के लिए दे देते हैं। बता, ये हमारा हिंदुस्तान है। पिछली बार ऐसा हुआ था। हैं? नीट में पिछली बार। क्या हो बेटा? नीट में भी ऐसा हुआ था पिछली बार। होता है, होते रहते हैं, बट अब उतने के लिए आप गवर्नमेंट क्या करेगी, कितना करेगी? ठीक, अब उस केस में जानते हो कि एक ही उपाय क्या है, ऐसे अगर क्या कहते हैं एक्चुअल प्रूफ के साथ ऐसे लोग मिले, सीधा टेल डेथ, उसके बाद ये सीधा बंद हो जाएगा, फिर दोबारा कोई नहीं करेगा। उसके अलावा कुछ भी हमारे यहाँ जो कानून है, जाएगा 1 साल जेल में रहेगा, जो अरबों रुपया कमा लिया तो 1 साल जेल में रहेगा, फिर आके फिर वही काम करेगा वो। इसलिए ये रुकता नहीं है हमारे यहाँ। ठीक, हाँ, ये हो गलत आदमी ना पनिशमेंट में मिले, आपको राइट अगर उसका प्रूफ मिलता है तो सीधे या तो रोड पे गोली मरवा दीजिए, या तो फिर उसको तब ये बचेगा, अदरवाइज इसको रोक नहीं सकते हैं आप। ठीक, ये चीज़ भाई इतने सेंटर हैं, आप बताओ इतने सेंटर हैं, आप कितनी सिक्योरिटी लगाओगे ना, बताओ ना। सेंटर वाला खुद बिक जाता है, आप बताओ क्या करोगे आप? पूरा बिक जाता है। भाई जहाँ करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, आप नौकरी करके कितना कमाओगे? तो ऐसे हमारे लोग की मेंटलिटी हो गई है। डेवलपमेंट जब आप अपनी ईमान को बेच देते हैं तो उसका कोई फिर वो नहीं है। जब सर देश डेवलप रहेगा तो ये रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। बेरोजगारी जितनी रहेगी उतने ज़्यादा होगा। बेरोजगारी रहेगी बेटा, वो जो सी चीज़ें हैं वो बेरोजगार 10 लाख रुपया देगा क्या? बताओ ना। आप बेरोजगार हो, ठीक है, आप 10 लाख रुपया घुस देंगे, वो 10 लाख रुपया देने वाला बेरोजगार नहीं है, उसके बाप ने कमा के नंबर 2 से रखा हुआ है। ठीक,
तो वो जान हमारा बेटा नालायक है, कुछ कर पाएगा नहीं, तो इसी तरह से घुसा तो फिर कमाएंगे, इसलिए वो देता है। ठीक, उसे बेरोजगार नहीं कहते हैं। मैं 10 लाख में कोई आप बिजनेस शुरू कर दो ना, उससे ज़्यादा कमा लोगे, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ क्या है, हमारे यहाँ मेंटलिटी क्या है, एक बार गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी, ज़िंदगी भर ऐश करेंगे, चाहे नहीं करेंगे। सरकार क्यों परेशान है? इसीलिए परेशान है, जिसको नौकरी मिल जाती है वो करता नहीं, जिसको नहीं मिली रहती वो रोज़ नौकरी के लिए क्या करता है, स्ट्राइक करता है, जाम लगाता है, फार्म भरता है, ये करता है, वो करता है। और जिसको नौकरी दे देती है वो कहता है आपको अपने बाप की है तो हमने करना ही नहीं है। ठीक, देखो ना, जाके देखो। ठीक, ये कहानियाँ हैं बेटा, उसमें एक का दोष नहीं है, सरकार का भी, और प्लस हमारे जो हो जाते हैं वो सबसे बड़े दोषी हैं। जो हो जाते हैं ना वो दोषी हैं, क्योंकि वो अपनी ईमानदारी से करते हैं, तो सरकार को प्राइवेटाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक, अब प्राइवेटाइजेशन जैसे ही एक बार न्यूज आता है किसी विभाग का, तुरंत हल्ला बोल शुरू हो जाता है, अरे तुम ईमानदारी करो ना, तुम क्यों नहीं ईमानदारी से अपनी नौकरी कर रहे हो? कंडीशन ये है कि हम लोग करते नहीं हैं। अगर हम लोग ईमानदारी से करने लगे तो किसी चीज़ को प्राइवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बताओ, गवर्नमेंट कॉलेज में जो भी टीचर है कम एलिजिबल है, हैं? वो अपनी ड्यूटी नहीं करता है, तभी तो लोग प्राइवेट में जाते हैं। क्यों जाते हैं? प्राइवेट कॉलेज में बच्चे क्यों एडमिशन दिला रहे हैं आप, गार्जियन क्यों दिला रहा है? भाई वहाँ पे रेगुलर क्लासेज हो रही है, रेगुलर सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है सब कुछ। गवर्नमेंट में क्या है, पता लगा टीचर है तो बाहर पान खा के घूम रहा है, चाहे कुछ कर रहा है, तो उसमें हम ही लोग दोषी हैं, हमारे ही जो बड़े लोग हैं वही दोषी हैं। उसमें एक को हम दोष नहीं दे सकते हैं। और इसे कोई भी सरकार इसको बना नहीं सकती, कोई भी सरकार रहे, ये है वो है, वो कोई भी सरकार रहेगी, वो ऐसे ही चलता है। जब तक हमारी सोचें क्या नहीं होंगी, चेंज नहीं होंगे, तब तक वो बदलना नहीं है। ठीक, चलो फिलहाल तो राजनीतिक पार्टी कहानी है, उसको छोड़ो, अपना पढ़ो भैया, कुछ बन जाओगे तो अच्छे, नहीं तो फिर आप भी यहीं कहीं जुगाड़ लगाएंगे, है ना। इसलिए पढ़ के कुछ बन जाएंगे। ठीक, जुगाड़ का तो पता नहीं, लेकिन मज़ा बहुत करेंगे। ठीक है बेटा, मज़ा करके ज़िंदगी नहीं चलती है, उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। जी सर। और पैसा तभी आएगा जब आप कुछ करेंगे। ठीक है, अभी तो माँ बाप दे रहे हैं, सब कुछ मज़े में ही है, हाँ। बट जब आप बड़े होंगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कहाँ से देंगे जब कमाएंगे नहीं, तो आप भी ऐसा जुगाड़ करेंगे। ठीक, इसलिए ऐसा कुछ करिए कि, और ये सिस्टम चलता रहेगा, वो कभी रुका नहीं है, बहुत पहले से चल रहा है, कब नहीं होता था। ठीक, ये हमेशा होता है, आप तो बहुत कंट्रोल हो गया। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं गवर्नमेंट अच्छी है। पिछली बार मणिपुर में पेपर लीक हुआ था, मणिपुर में पेपर लीक हुआ था नीट का, वहाँ लीक जाम हो गया सर। हाँ, वो लीक क्या बोलते हैं वहाँ पे, एक्चुअली जब लीक जाम होता है लार्ज स्केल पे वहाँ पे लीकेज होता है। जैसे चीज़ें जब एकदम प्रूफ के साथ मिल जाती हैं, और वो मतलब जैसे है ना, वो पूरे सर्कुलेट हो चुका था। यहाँ क्या मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको क्वेश्चन की एक शीट, मान लो 200 क्वेश्चन का मैंने शीट दिया। ठीक, 200 क्वेश्चन का मैंने शीट दिया, क्या बेटा यही कर डालना, इसमें से मैक्सिमम मिल जाएगा। बहुत सारे केसेस होते हैं, क्वेश्चन रिपीट हो गया, आ गया, तो इसके बाद हमने पेपर आउट किया था क्या, ऐसे भी चीज़ें होती हैं। ठीक, तो उसे गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है। वो तब एक्सेप्ट होता है जब एक्चुअल पेपर की कॉपी मिलती है तब। ठीक, और वो मिलती नहीं जल्दी, तो मिलती नहीं, तो इसलिए वो चीज़ें कैंसिल होती नहीं है। अरे भैया, हमने कोई टीचर पढ़ा रहा है, बहुत बढ़िया से सेट वेट किया, मान लो आ गया, वैसे ही कुछ क्वेश्चन मिल गए। ठीक, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना उसने क्या किया है, पेपर आउट किया, तो वो सारी चीज़ें फिर रिजेक्ट हो जाती है। मार्केट में रूमर आता है कि आउट हुआ, इतना क्वेश्चन मिल गया। अरे इतना नहीं, पेपर जाएगा तो 100% क्वेश्चन मिलेगा, नहीं तो मिलेगा नहीं। ठीक, भाई हमने अगर 10 मान लिया 1 करोड़ रुपया खर्च करके पेपर लिया है, तो आपको 40 क्वेश्चन बताने के लिए क्या, तब लेंगे तो पूरा लेंगे ना। तो ये सब ऐसे ही अफवाहें होती हैं, अरे चलता रहता है। जब पेपर लीक होता है तो कम्प्लीटली लीक होता है, जब कम्प्लीटली लीक होता है तो वो कैंसिल हो जाता है। अपन क्या IIPMT के नाम से होता है तो तब भी कैंसिल हुआ, IIT तो तुरंत कर देता है। ठीक है, इधर भी हुआ कैंसिल, लेकिन कैंसिल होने के लिए आपको एकदम क्या हिंदी में कहते हैं पुख्ता सबूत होना चाहिए, और एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। ठीक, वो गैस पेपर लगा के नहीं होता है। ठीक, इसलिए वो कैंसिल नहीं होता है। और 2-4 थोड़ा बहुत कहीं मान एक सेंटर का है, अब ये मान इस सेंटर पे हुआ, सपोज दैट इस सेंटर पे हुआ, अब ये 50 बच्चों के लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया को नहीं कैंसिल किया जा सकता है ना। तो इसलिए ऐसी चीज़ों को फिर इग्नोर करते, उतने जहाँ तक र्यूमर रहता है उतने को उनके ब्लॉक कर दिया जाता है, उनका रिजल्ट ही बस इतना होता है। अब अगर ये ओपनली हो गया कहीं, तो उस केस में फिर क्या होता है, वो कैंसिलेशन होता है।
तो जब मणिपुर में हुआ था तो वो पूरा सर्कुलेट हो रहा है, एक्चुअल पेपर सर्कुलेट हुआ था, इसलिए कैंसिल हुआ था। ठीक है, जब भी ऐसा किसी एग्जाम का होता है तो कैंसिल हो जाता है, ऐसा नहीं है, बट उसके लिए एग्जैक्ट होना चाहिए। अब देखो कल हो रहा है कि चीटिंग, अरे क्या प्रूफ है चीटिंग कर रहा था उसने, अभी तक तो मिला नहीं ना, पेपर उसके पास मिला नहीं मिला, हम कहते लाओ 10 लाख रुपये दे हम चीटिंग कराएंगे, तो अब मिला कोई प्रूफ नहीं मिला, तो काहे के बेस पे काहे के लिए उसको कैंसिल करेंगे भैया। कुछ ऐसे होती मीडिया होती है, कुछ कुछ होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती रहती है, र्यूमर भी उड़ाने वाले होते हैं, कुछ होते हैं गवर्नमेंट को बदनाम करने वाले होते हैं, कुछ कुछ होते हैं, अलग अलग टाइप के हर जगह रहते हैं। तो इसलिए जब तक प्रूफ नहीं मिलता तब तक ऐसी चीज़ें कैंसिल नहीं होती। चलो देखो भैया, आप खुद पढ़िए, बाकी सब सही है, यही मान लीजिए हम खुद पढ़ रहे हैं मेहनत से, बाकी सब सही है। ठीक है, अगर कुछ भी होता है तो भाई आपके लिए खाली नहीं होगा, सबके लिए होगा। ठीक है, और अगर कोई गलत करता है भी तो हम ही लोगों में से करते हैं ना, भाई दूसरा थोड़ी आता है, आते तो अपने देश वाले ही लोग, वही लोग करवा रहे हैं। इसलिए अब उनको या तो भैया डिटेक्ट करिए, उनको पकड़िए, ठीक है, तो वो मिल जाएगा तो कहेंगे हमारा भी जुगाड़ लगा दो, हैं क्यों जी। तो इसलिए ऐसा कुछ होता नहीं है, अगर हम लोग बचा लें ना, हम लोग ही पड़ोसी जो क्राइम करता है उसको हम ही लोग बता दें तो वैसे पकड़ा जाए, क्राइम बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन हम सोचते हैं हमारा नंबर आएगा तब बताएंगे, तब तो पता नहीं कितने निपटा चुका होता है वो। चलो, तो आप लोग सही रहिए, बाकी सब सही है। हो गया भैया, क्या लिख लिया यार, अब तक तो हमारा टॉपिक हो गया होता है, कहाँ तो उन्होंने छेड़ दिया चीटिंग वाला। रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज स्पीड, ऑब्जेक्ट एंड इमेज स्पीड, तो लिखिएगा VI = फार्मूला लिखिए F/F + U का होल स्क्वायर इनटू क्या है B/O। इमेज की जो वेलोसिटी होती है बेटा, F/F + U का होल स्क्वायर इनटू ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, ठीक है, अपान F + U का होल स्क्वायर अपान क्या इनटू VU, ठीक। ओके बेटा, तो ये केस आपका होता है, यहाँ से दिखा देते हैं कैसे इमेज और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। वैसे सोच लो, अगर मान लो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, कहाँ पे है इनफाइनाइट पे, तो इनफाइनाइट में जोड़ेंगे तो इनफाइनाइट ही रहेगा, इनफाइनाइट से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, नेगुलेटर वैल्यू मिलती है। इसीलिए इमेज की वेलोसिटी जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से आता है तो बहुत कम होती है ऑब्जेक्ट की तुलना में, ठीक। और जब हमारा कहाँ पे आ गया, फोकस पे, अब फोकस के अंदर आएगा, फोकस पे कहाँ है ना, F और 2F के बीच की दूरी 2F ही तो रहेगी ना, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या हो गया, यहाँ पे जब आप दिखाते हैं तो वैल्यू F अपान क्या, जो हमारे डिस्टेंस आपको मिल रही है, जब आप काम कर रहे हैं तो अंदर ले आ रहे हैं, तो उस केस में क्या बनेगा, हमारा इमेज की जो वेलोसिटी स्क्वायर करेंगे तो इमेज की वेलोसिटी क्या आ जाती है आपकी, ज़्यादा हो जाती है। तो इसी के बेस पर हम डिवाइड करते हैं, फिलहाल ये एप्लीकेबल होता है अप टू 2F के लिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए न्यूटन फार्मूला, ये भी हो गया होता है न्यूटन फार्मूला। तो न्यूटन लॉ आपने पढ़ा था बेटा, यहाँ पे न्यूटन फार्मूला है। सर फिजिक्स के कौन से पार्ट में न्यूटन लिखे, हाँ न्यूटन यहाँ पर मैकेनिक्स में भी, चलिए तरंग में भी पहुँच जाएंगे। हो गया बेटा, देखो न्यूटन ने क्या किया था, न्यूटन फार्मूला क्या है, न्यूटन फार्मूला में जैसे अभी हम लोगों ने जो इमेज और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फोकल लेंथ निकालते समय 1/v + 1/-1/u = 1/f लिखते थे, ठीक। जब हम लोग बेटा इसी डिस्टेंसेस को फोकल लेंथ से डिस्टेंस मेजर किया जाता है, कहाँ से, अगर वो डिस्टेंस को हम लोग कहाँ से मेजर करें, फोकस से मेजर करते हैं, तो उस केस में डायरेक्ट फोकल लेंथ की वैल्यू निकाल लेते हैं, F = क्या x1 x2 या d1 d2 जो भी आपने डिसाइड करते हैं। जैसे मान लो जैसे आपने यहाँ पे रखा, एक नहीं जाएगा फोकस से पास आउट होगा, दूसरे को सीधा आपका सेट करते हैं, लाइन आप सीधा लगा करिए,
यहाँ पे क्या करते हैं, अगर आपकी जो डिस्टेंसेस मेजर की गई है, क्या की गई है, जो डिस्टेंसेज आपकी मेजर की जाती है, ठीक, ये अगर एफ से फोकस से मेजर किए, जैसे वैसे हम यू कहाँ से लेते थे इसके, आपके सेंटर से लेते थे, तो अगर आप उस डिस्टेंस को अपने सेंटर से ना मेजर करके कहाँ से मेजर करें, फोकस से मेजर किया जाए। फोकस से मतलब ये एक्स मान लो इसका x1 है दिया, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहाँ से x1, और जो इमेज बन रहा है फोकस से ये हमारा x2 है, x2 है। इसी को रिलेट किया गया कि जो फोकल लेंथ आपका लेंस का होगा, लेंस का क्या जो फोकल लेंथ होते हैं वो फोकल लेंथ f की जो वैल्यू होती है, कह लो एफ स्क्वायर की वैल्यू x1 इंटू x2 के बराबर होगा, तो f की वैल्यू रूट x1 इंटू x2 डायरेक्ट हमें रिलेशन मिल जाता है, ठीक है। कि यहाँ से जो अगर आप फोकल लेंथ निकालते हैं लेंस का सपोज फोकल लेंथ f है, तो f स्क्वायर की वैल्यू आती है x1 इंटू x2, यानी प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंसेज ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फोकस एंड प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द सेकंड फोकस, ठीक। तो यानी f की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट कितना x1 इंटू x2। इसी को कहते हैं न्यूटन्स लॉ, क्या कहते हैं न्यूटन्स लॉ या न्यूटन्स फार्मूला, लॉ नहीं कहो यहाँ न्यूटन्स फार्मूला कह लो, न्यूटन्स फार्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक। तो एक लाइन लिख लीजिएगा, पहले लिख लीजिए तब फिर बनाइए, देखिए इफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट x1, if the distance of object x1 and image x2, if the distance of object x1 and image x2, distance of object x1 and image x2 are not measured from optical center, या सीधा ऐसे लिख लो आर मेजर्ड फ्रॉम, सीधे कर लो फोकस, समझ जाएंगे, हाँ नहीं तो कंफ्यूज करें नाट में। आर मेजर्ड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, इसे कहते हैं बेटा फर्स्ट और इसे कहते हैं क्या सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड फोकस। देन द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, देन द फोकल लेंथ ऑफ लेंस आर गिवन बाय रिलेशन, आर गिवन बाय रिलेशन, फोकल लेंथ ऑफ लेंस आर गिवन बाय रिलेशन। अब यहाँ से नोट कर लो बेटा, तो फोकल लेंथ जो लेंस का होता है वो हमको रिलेट कर देते हैं। हो गया? कर लिए बेटा, तो गिवन बाय रिलेशन हो गया, एफ की वैल्यू रूट x1 इंटू x2 क्या होता है आपका इक्वल होता है, ठीक। तो ये केस होता है, इसी को कह रहे थे हम लोग न्यूटन्स फार्मूला, ठीक। नेक्स्ट लिखेंगे, हेडिंग करेगा इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन फोकल लेंथ ऑफ लेंस, इफेक्ट ऑफ मीडियम यानी सराउंडिंग जो मीडिया होगा ऑन फोकल लेंथ ऑफ लेंस। क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, मेनली हम लोग जो स्टडी करते हैं वो वाटर के लिए किया जाता है, या अगर कोई भी एयर में फोकल लेंथ आपको गिवन है बेटा लेंस का, वाटर में अगर हम लोग डील करें फोकल लेंथ से क्या होगा, कितने लोग को आइडिया है, फोकल लेंथ इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा या रिमेन्स सेम रहेगा, इंक्रीजमेंट इफ ए लेंस, ठीक है, इनिशियली प्रेजेंट इन एयर शिफ्टेड टू वाटर, ठीक, then its focal length will be increases, decreases, remains same. बढ़ेगा पक्का है, कितने टाइम कितने नहीं होगा, तो पावर दुगना बढ़ेगा कौन घट जाएगा, हाँ बेटा दुगना बढ़ेगा कौन घट जाएगा, तो दुगना बढ़ेगा। चलिए बैठिए, अच्छा बैठिए, याद रखिएगा बेटा, फिर आप जो पॉइंट पूछा जाना उसको याद रखना। अगर कोई भी लेंस को आप एयर से वाटर में शिफ्ट करते हैं
तो उसका फोकल लेंथ वाटर में एयर के रिस्पेक्ट में 4 टाइम्स हो जाता है। 2 टाइम्स नहीं सर, 4 गुना, 4 टाइम्स हो जाता है। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विल बी 4 टाइम्स ऑफ क्या, किसका, एयर के रिस्पेक्ट में फोकल लेंथ जो होता है वो 4 गुना हो जाता है। एंड पावर बिकम्स 1/4 भाई P = 1/f होता है ना। फोकल लेंथ जब 4 गुना तो पावर क्या होगा, 1/2 हो जाएगा, 1/4 हो जाता है। ठीक, इसके बेस पे दिखा देते हैं, यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। और अभी आप लोग एक इनर या स्वेटर अंदर पहन लिया करिए सर, यही सबसे ज़्यादा क्या तबीयत खराब होने वाली कहानी है ना जी। अभी टी शर्ट का वक्त नहीं आया है, ठीक, अभी पूरे कपड़े पहन के आओ ना, जल्दी ठंडी लगी तो एक हफ्ता गया। और इस पीरियड में अगर आपके एक हफ्ता क्या लॉस कर दिया तो फिर बहुत ही वो, ठीक, थोड़ी गर्मी लग जाए कोई बात नहीं। देखो हम लोगों ने भी इनर भी पहना है, ठीक है, तो इसलिए अभी मानते हैं कि हो सकता है ठंडी कम लगती हो आपको, बट हाँ हाँ नहीं मतलब मौसम के अगेंस्ट में मत चला करिए, ये सभी है हाँ ठीक, क्योंकि आप रिस्क के क्या लेने के जोन में नहीं, ठीक है। जैसे एक होता है ना, बहुत सारे होते हैं पेड़ के आगे कूद जाते हैं, नदी में कूद जाते हैं, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कूद जाते हैं, बट आप इतना ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि आप क्या कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। ऐसे कुछ होता है ना, दिन में घूमना ही है यार, अरे खा के 10 दिन सोए रहेंगे क्या दिक्कत, बट आप 10 दिन सो जाएंगे तो आपका साल चला जाएगा। चलो देखो बेटा, पंगा लेते हैं, कुछ होते हैं कोई पंगा लेना चाहता तब भी अवॉइड कर जाते हैं, ठीक, नहीं करना चाहते या नहीं करते हैं, इसलिए नहीं कि उनसे वो डर रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो उन्हें अपने फ्यूचर के बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी है या प्रेजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। जिसको नहीं आगे पीछे कुछ है तो भैया कुछ भी कर ले वो, ठीक। चलिए देखिए बेटा, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी फोकल लेंथ जो है किसी मीडियम में निकालते हैं, किस में निकालते हैं, किसी मीडियम में निकालते हैं, तो फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट आपका होगा अगर उसे एयर से किसी मीडियम में आप क्या करते हो, शिफ्ट करते हो। जैसे एयर से हम लोग बेटा मान लो कहाँ से, एयर टू पानी, वाटर हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, इसके लिए स्टडी करेंगे, किसी के लिए पूछा जाता है, फिर हम लिक्विड के लिए जर्नल बनाएंगे, फिर आप, ठीक। अब एयर से वाटर में आपको शिफ्ट करना है, एयर से किसी लिक्विड में आपको शिफ्ट करना है, ठीक, पूछा जाना वाटर वाला है तो केस वही करवा देते हैं, ठीक है। देखो जब हम लोगों ने 1/f का फार्मूला पढ़ा है, 1/f एयर की वैल्यू μ-1 1/r1 - 1/r2, याद आ रहा है बेटा? यस सर, ठीक, ये μ-1 मतलब a μg होता था, क्या होता था, a μg -1 1/r1 - 1/r2, ठीक। अब इसे अगर हम लोगों ने किसी लिक्विड में शिफ्ट कर देंगे, क्या करेंगे, किसी लिक्विड में अगर इसको आप शिफ्ट कर दोगे तो उस केस में क्या होगा, 1/fl, ये 1/, क्या fl इक्वल टू होगा l μg माइनस कितना, ये 1/r1 - 1/r2, ठीक। हमें fl की वैल्यू चाहिए, अभी हम लोग बाद में वाटर वाला कंडीशन रखेंगे, ठीक। fl की वैल्यू आपको चाहिए तो यहाँ पे आ जाएगा 1/fa अपान 1/fl इक्वल टू, इसकी वैल्यू है बेटा a μg -1 1/r1 - 1/, कितना, r2 अपान l μg -1 1/r1 - 1/, ये फैक्टर क्या हो गया, दोनों से कैंसिल आउट, ये फैक्टर क्या हो गया, कैंसिल आउट, ठीक। तो यहाँ पे जो हमें मिल गया, यानी कि आ गया a μg -1 अपान l μg -1, ये है ना, ये वैल्यू आ रही है, तो ये कंडीशन हमारा, ये fl कहाँ चला जाएगा ऊपर और fa कहाँ आ जाएगा नीचे, fl अपान fa इक्वल टू a μg -1 अपान l μg -1। अब जरा सुनना बेटा, अगर हम वाटर और एयर वाटर बात, एयर टू वाटर के लिए बात करते हैं, एयर टू किसके लिए बात करते हैं, वाटर के लिए अगर हम लोग शिफ्टिंग की बात करते हैं, तो आप सबको पता है a μg की वैल्यू होता है कितना, a μg का कितना है, ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लेते हैं, 3/2 लेते हैं हम लोग बेटा। और जब हम लोग W μg निकालेंगे, जब वाटर की टर्म ले W μg, तो इसका मतलब होता है a μg अपान a μw निकलवाना, पीछे बताया था,
ए म्यू जी की वैल्यू 3/2, इसकी वैल्यू 4/3, तो ये कहाँ चला जाएगा 9 में। अब ये जो क्वेश्चन हमने बनाया है ना, इस क्वेश्चन का वैल्यू का दोनों का रख दो, ठीक। क्वेश्चन फर्स्ट, अगर इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो देखो क्या आएगा, FAL अपॉन FA इक्वल टू A म्यू जी 3/2 माइनस 1 अपॉन L म्यू जी जब हमारा डबल म्यू जी आ गया तो 9/8 माइनस कितना 1, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1/2, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 बचे 8 माइनस यानी कि 1 अपॉन 8 कहाँ जाएगा ऊपर 4, 8/2। F वाटर, स्पेशली लिक्विड की जगह हमने यहाँ पे वाटर ले लिया, FW अपॉन FA इक्वल टू 2 4 जा 8 4, यानी कि FW की वैल्यू हो जाएगी 4FA। कितना हो जाएगा बेटा, FW की जो वैल्यू होगी वो 4FA की क्या हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा। FW की वैल्यू कितनी होगी 4FA के बराबर होता है, तो यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेंगे क्या होगा कैसे होगा, उसके बेस पर रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, ठीक। मतलब अगर किसी भी लेंस को एयर से वाटर में सेट कर दोगे तो उसकी फोकल लेंथ एयर के में जो वैल्यू थी उसके रिस्पेक्ट में 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है। एंड पावर की बात करेंगे, 4 गुना घट जाएगा। एंड पावर तो P की वैल्यू जो कि P इक्वल टू 1/f होता है, सेंस क्या होता है P इक्वल टू 1/f, तो फोकल लेंथ बढ़ा तो पावर क्या होगा घट जाएगा, ठीक। तो P एयर की जब बात करेंगे, P की वैल्यू करेंगे 1/FA, और P W की बात करेंगे तो PW की वैल्यू आएगा 1/FW, ठीक। और यहाँ पे रख दो बेटा, तो PA अपॉन PW इक्वल टू 1/FA अपॉन 1 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अरे वैल्यू 4FA है ना, देखो ये कट दिया बेटा, ये 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ये हमारा PA अपॉन PW, और हमें PW निकालना है तो PW बराबर आएगा PA अपॉन कितना, यानी पावर जो होता है अगर आप लेंस को शिफ्ट करेंगे वाटर में तो पावर की वैल्यू 1/4 हो जाता है, ठीक है। और फोकल लेंथ की वैल्यू 4 टाइम्स क्या करेगा इंक्रीज कर जाता है, ठीक। बात समझ में आ गया। तो ये होता है बेटा, अगर किसी लेंस को आप शिफ्ट करते हैं, मीडियम चेंज करेंगे तो उसके फोकल लेंथ का पावर पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक। अब इससे कुछ कंडीशन बनता है उसको देख लीजिए। अभी पहले इस पे कंडीशन नोट कर लीजिए। ये कंडीशन आप कब तक हुआ बेटा, जब हमारा जो सराउंडिंग मीडियम है उसका फोकल लेंथ की वैल्यू आती है, ठीक। सराउंडिंग मीडियम का फोकल लेंथ क्या है, कम है, किससे फोकल लेंथ कह रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लेसर देन है लेंस मटेरियल से। अगर लेंस मटेरियल से सराउंडिंग मीडियम का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लेसर है तो फोकल लेंथ तो चेंज होगी, पावर चेंज होगा, बट नेचर में कोई चेंजेस नहीं होती। क्वेश्चन को पूछा जाता है, ठीक है, इफ सराउंडिंग मीडियम having lesser refractive index than the lens material, then focal length and power of the lens will be changes, but क्या nature will remains the same। nature same होने का मीनिंग अगर वो कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स रिमेंस रहेगा, कॉनकेव होगा तो कॉनकेव रिमेंस रहेगा, मतलब नेचर में कोई चेंजेस नहीं होते। तो पॉइंट करके नीचे नोट कर लीजिएगा, बोले हाँ बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपने क्या कर दिया ज़्यादा कर दिया तो जो कॉन्वेक्स लेंस उसमें डिप करेंगे वो कॉनकेव जैसे बिहेव करेगा, कॉनकेव डिप करेंगे तो कॉन्वेक्स जैसे बिहेव करेगा। क्या सर? मतलब जैसे लेंस जिस मटेरियल का बना है उस मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके रिस्पेक्ट में जो जिस मीडियम में उसको रखा जा रहा है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाए, ठीक। उस कंडीशन में वो लेंस का जो नेचर होता है वो रिवर्स हो जाता है। अगर वो कॉन्वेक्स नेचर का था तो कॉनकेव जैसे, कॉनकेव नेचर का होगा तो कॉन्वेक्स जैसे हो जाता है। तो पॉइंट लिखिएगा, बराबर है तो आयरन स्लैब काम करेगा, वो लेंस से बिहेव ही नहीं करेगा, हाँ प्लेन स्लैब हो जाएगा। अरे भाई ग्लास को ग्लास में डिप कर दिया तो कहाँ रह गया यार, है ना। लिख लीजिए जैसे पहला पॉइंट, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ surrounding medium, refractive index of surrounding medium is lesser than refractive index of surrounding medium is lesser than
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल, ये सब है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल, यानी कि म्यू जी इज ग्रेटर देन क्या हो, म्यू एल हो, म्यू जी इज ग्रेटर देन म्यू एल, दैट इज म्यू जी ग्रेटर देन म्यू एल। ठीक, देखिएगा म्यू जी ग्रेटर देन म्यू एल। ओके, देन फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ लेंस, focal length and power of lens will be changes, focal length and power of lens will be changes, but nature remains the same, but nature remains the same, nature remains the same। अगर ये कंफर्म ना हो रहा हो, क्लियर ना हो रहा हो, नेचर क्या सेम, सेम मतलब दैट इज कॉन्वेक्स बिहेव्स एज कॉन्वेक्स, लिख लो एक पे, दैट इज कॉन्वेक्स बिहेव्स एज कॉन्वेक्स and concave behaves as concave, that is नेचर तो सेम है तब भी बदलेगा। तो इसीलिए तो कह रहे कॉन्वेक्स बिहेव्स एज कॉन्वेक्स। अगर आपको क्लियर ना हो रहा हो स्टेटमेंट से तो ये अलग लिख लीजिए, नहीं लिखा, अगर समझ में आ जा रहा तो लिखने की जरूरत नहीं है। कॉन्वेक्स बिहेव्स एज कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव बिहेव्स एज कॉन्केव, मतलब जैसा रहेगा वैसे ही बना रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगी। पावर और फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा, फोकल लेंथ बढ़ेगा, पावर घट जाएगा। ठीक सर जी, ऐसे नॉर्मल में तो यही रहता है ना, कांच का अलग रहता है, जो बाहर रहता है उसका हमेशा कम ही रहता हाँ, है। उसका कम रहता है, तो आप वही कंडीशन पे लिखा रहे हैं, तो वही तो लिखे हैं। तो इसमें आपका नेचर सेम रहेगा तो कॉन्वेक्स का कॉन्वेक्स ही रहना चाहिए, कॉन्केव का कॉन्केव ही रहना तो चाहिए। आपको क्या बोला गया सर? आप सभी उल्टा बोल अरे बहुत मारेंगे, तुम्हारा दिमाग में उल्टा चल रहा है, इसीलिए तुम्हारा उल्टा हो जाता है। हम यहाँ तक लिखे से नेचर भी सेम। इसके बाद ये हवा में चले गए, उसके बाद हम क्या बोले हैं? सारे उल्टा बोल रहे हैं, कॉन्वेक्स कॉन्केव उनको कॉन्केव भी है, कॉन्केव भी कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स भी है कॉन्वेक्स। सेम सेम रहेगा। हाँ जी, क्या लिखा हुआ भैया? उल्टा लिखे हैं। ये दोनों उल्टा लिखे हैं। ये सबसे आगे वाले सीट पे बैठे ये वाले उल्टा लिखे हैं, तभी हम लोग इसे तब से गए। भाई साहब, जब सेम रह गया इसीलिए हमने अलग से क्लियर कर दिया कि इसका मतलब ये हो गया कॉन्वेक्स कैसा बिहेव्स एज कॉन्वेक्स, ठीक, एंड कॉन्केव बिहेव्स एज कॉन्केव, मतलब उसके नेचर में कोई परिवर्तन नहीं होगा साहब, इसीलिए लिखाया है आपने, तो दिखाया आगे लिखाया होता। ठीक, ये लिखे हैं, तो इसको कहें उल्टा सुना रहे हैं। हाँ, क्या हुआ? हाँ, मतलब ऐसे तो लोग गोलियां भी मारते हो, जो सही को छोड़ के बाकी सब भर लेते हो। हाँ, मैंने सही लिखा है। ठीक, इसीलिए कई बार रिपीट किया है, ये भी नहीं एक ही बार, मल्टीपल टाइम इसीलिए रिपीट किया है। सही कर लो, बहुत मारेंगे। ठीक, बाद में काफ़ी दिखाओ कहेंगे सर जी हमारे ऐसे लिखाए थे। हाँ, हम गलत नहीं लिखते, इसलिए लिखे नहीं हैं। हाँ, हमको लग रहा था कि बात साथ आप उल्टा बोले होंगे, एकाग्र होगा या तो हम सुन नहीं कभी पाए, नहीं, हम आप उल्टा ना सुन पाए तो बात अलग की है, हम उल्टा सुने होंगे तब ये भी हो सकता है। चलिए लिखिए बेटा, अगला लिखिए। इफ, अगला पॉइंट लिखो यार। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम इज ग्रेटर देन लेंस मटेरियल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम इज ग्रेटर देन लेंस मटेरियल, लेंस मटेरियल greater than lens material, then nature of lens will be reversed, nature of lens will be reversed, उल्टा हो जाता है, will be reversed, that is दोनों चेंज होगा, that is convex behaves as concave, सुनाई पड़ रहा है, convex behaves as concave and concave behaves as convex, हो गया। और लास्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, हो गया, लिखिए नेक्स्ट लास्ट पॉइंट। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग इज equal to
refractive index of surrounding is equal to lens material refractive index of surrounding is equal to lens material, then no change. then ठीक, लेंस बिहेव्स एज प्लेन स्लैब, ग्लास स्लैब, सब कुछ चेंज हो जाता है. देन लेंस बिहेव्स एज ए ग्लास स्लैब एंड focal length will be infinite and power will 0. Power will becomes क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. Power will becomes 0. चलिए इतना कर लीजिए, फिर कर दो बात.